आप सुन रहे हैं ईएनसी सिने ओरिजिनल्स ऑडियो स्टोरी, हिंदी साहित्य की रहस्य रोमांच की कहानियों से बनी हमारी सीरीज खामोश आवाजें। आज की कहानी खजाना। लेखक श्वेता राय, सूत्रधार राशि राय। कहानी को आवाज दी है श्वेता राय, दीपक दत्त शर्मा, अखिलेश पांडे, संजय सिन्हा, आनंद पाल सिंह, दिशा बिस और नैन्सी ने। साउंड डिजाइन कला स्टूडियो। निर्देशक श्वेता राय। शुरू हो रहा है ईएनसी सिने ओरिजिनल्स ऑडियो स्टोरी प्रेजेंट्स खजाना। हल्द्वानी शहर के पश्चिम में लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर बसा छोटा सा एक कस्बा काला ढूंगी। कुमाऊं की पहाड़ों की तलहटी में बसे इस खूबसूरत कस्बे की अपनी अलग ही बात है। और आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ, इस कस्बे में आने वाले एक ऐसे नए मेहमान की कहानी है जिसके लिए ये कस्बा अनजाना था, अनदेखा था। सुरेश, जो बुंदेलखंड के छोटे से गांव से निकलकर काम के सिलसिले में यहाँ आया, और अब यही उसकी पहचान था। स्टेट बैंक का छोटा सा ऑफिस, काम का पहला दिन। पहली ही मुलाकात उसके सीनियर राकेश पंत से होती है, जो सालों से इस बैंक के हेड अकाउंटेंट थे। स्वभाव से पंत जी थोड़े शर्मीले हैं, लेकिन उनकी बातों में बड़ा ही रस है। हर किसी की मदद के लिए हमेशा तैयार। ऑफिस आते ही सुरेश को भी ये बात पता चलती है और जल्द ही अपना काम खत्म करके वो पंत जी के पास पहुंच जाता है और कहता है, घर दिलवा दो पंत जी, नया शहर है, किसी को जानता भी नहीं, और आज नौकरी का पहला दिन भी है। बड़ी मुश्किल से लॉज में रात गुजारी। अरे सुरेश भाई, चिंता क्यों करते हो? अपने ऑफिस के बगल वाला गेस्ट हाउस बिल्कुल खाली है, बस अभी बात करवा देता हूँ। पंत जी बोले और सुरेश का हाथ पकड़कर आगे बढ़ लिए। सामने थी 2 मंजिला बड़ी सी पुरानी सी हवेली सी एक कोठी, जिसकी शान बड़ी दूर तक फैली थी। और इस कोठी में रहते थे अधेड़ उम्र के दंपत्ति मिस्टर एंड मिसेज गौड़। हवेली का शानदार दरवाज़ा देखते ही बनता था। सुरेश और पंत जी दरवाजे के सामने खड़े थे। दरवाजे पर आहट सुन आती हैं मिसेज गौड़। आइए आइए पंत जी, कैसे आना हुआ? और ये साहब कौन है? अरे सुरेश भाई, तुम इतने दूर क्यों खड़े हो गए? घबराओ नहीं, इधर आओ। मैडम, ये सुरेश हैं, अपने ऑफिस में जूनियर अकाउंटेंट हैं। अभी नए इस शहर में आए हैं। बेचारे के पास रहने के लिए कोई घर नहीं है। सुरेश, इनसे मिलिए। ये है मिसेज कमला गौड़, इस घर की मालकिन। नमस्ते मैम। नमस्ते सुरेश, आइए हम लोग अंदर चलते हैं। सभी घर के अंदर बड़े से हॉल में जाते हैं, जिसे बड़े ही करीने से सजाया गया है। ताज़ा फूलों की खुशबू पूरे लिविंग रूम में फैली हुई है। मिसेज गौड़ अपने नौकर को चाय बनाने के लिए कहती हैं। सुरेश से रहा नहीं जाता। देखकर पूरे घर की रौनक वो पूछ ही बैठता है, मिसेस गौड़, क्या आप यहाँ अकेली रहती हैं? कोई और दिख ही नहीं रहा। अरे नहीं, हम 2 लोग रहते हैं, मैं और मिस्टर गौड़। सर कहाँ हैं? वो नहीं दिख रहे। सुरेश के इतना पूछने पर पंत जी सुरेश को चुप रहने का इशारा करते हैं। कोई बात नहीं मिस्टर पंत, माफ करना, वो यहाँ नहीं आ सकते। वो चलने फिरने में असमर्थ हैं। ओह सॉरी मिसेस गौड़, क्या मैं मिस्टर गौड़ से मिल सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। मिसेज गौड़ की इस हामी के बाद सभी बेडरूम की तरफ बढ़ते हैं। बेडरूम में अंदर आते ही सुरेश कमरे का मुआयना करने लगता है। बिस्तर पर बीमार पड़े मिस्टर संतोष गौड़ और एक अजीब सी दुर्गंध उस कमरे में आती है। उसका मन बेचैन हो जाता है, जैसे वहाँ कोई और भी हो, जैसे कोई और खौफनाक बात होने वाली हो। सुरेश एकदम शांत हो जाता है। एक औपचारिक मुलाकात के बाद सब कमरे से बाहर तो निकल आते हैं, लेकिन सुरेश की सोच वहीं अटकी रह जाती है।
चाय पीने के बाद गेस्ट हाउस देने की सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली जाती हैं। मिसेज गौड़ से गेस्ट हाउस की चाबियां लेकर सुरेश अपने नए ठिकाने की ओर बढ़ जाता है। सुरेश के छोटे से इस कमरे में, जो कि काफी पुराना था, कमरे में एक अलमारी होती है, लकड़ी की पायों पर बिनी एक चारपाई, साथ में लगा हुआ किचन और एक छोटा सा वॉशरूम। देखने में कमरा तो बहुत साधारण था, पर सुरेश के लिए काफी था। सुरेश की नौकरी का वो पहला दिन था, बड़ा ही व्यस्त, पर उसकी नींद उसकी आंखों से जैसे गायब थी। वक्त गुजारने के लिए तंत्र की किताबें पढ़ने के शौकीन सुरेश ने अपने बैग से एक किताब निकाली और पन्ने पलटने लगा। तभी एक पेज पर जाकर उसकी आंखें जैसे ठहर गईं। कहीं भी उपस्थित गंध से वहां रह रही आत्माओं का अंदाजा लगाया जा सकता है। शुद्ध आत्माओं की गंध फूलों जैसी व मीठी होती है। बुरे विचारों वाली आत्मा की उपस्थिति से जलने की गंध आती है और अतृप्त आत्माओं की गंध बहुत तीव्र और बदबूदार होती है। उनकी बीमारी और उस बदबू का जरूर कोई रिश्ता है। कल सुबह खुद मिलकर पूछूंगा उनसे। नहीं, उनसे पूछना सही नहीं रहेगा। मिसेस गॉड से पूछूंगा। हाँ, यही सही रहेगा। किताब के उस पन्ने के साथ साथ सुरेश के मन में बार बार मिस्टर गौड़ का चेहरा सामने आता रहा और रात जैसे उसकी आंखों में कटने लगी। मिस्टर एंड मिसेज गौड़ के बारे में ही सोचता रहा सुरेश रात भर। सुबह होते ही सुरेश अपने गेस्ट हाउस से निकलकर मिसेज गौड़ की कोठी पर पहुंचा। मिसेज गौड़ गार्डन में पौधों को पानी दे रही थी। मिसेज गौड़ को देखते ही सुरेश पहले तो हिचका, सोचा पूछूं न पूछूं, बोलूं नहीं बोलूं, लेकिन सुरेश से रहा नहीं गया और वो बोल ही पड़ा। मिसेस गॉड, आपसे कुछ बात करनी थी। जी बिल्कुल, अंदर चलो सुरेश। मिसेस गॉड, सर कब से बीमार है? 2 साल हो गए। बुखार से शुरू इनकी बीमारी आज सीरियस लेवल तक पहुंच गई है। डॉक्टरों को दिखाया, वैद्य हकीमों के चक्कर लगाए, मंदिर मस्जिद तक सब जगह दुआएं मांगी, पर इनकी हालत है कि सुधरने का नाम ही नहीं लेती। हर दिन सिर्फ मौत का डर। इतना बोलते ही मिसेज गौड़ की आंखें छलक उठी। क्या आप शक्तियों पर विश्वास करती हैं? कैसी शक्तियाँ? आत्मा, भूत, प्रेत। मतलब मैं समझी नहीं। सर बीमार नहीं बल्कि प्रेत बाधित हैं और इसका इलाज तब तक नहीं हो सकता जब तक ये पता न चल जाए कि प्रेत किसका है और चाहता क्या है। सुरेश की ये बातें सुनकर मिसेज गौड़ बुरी तरह से डर गईं। उनके चेहरे पर डर के निशान साफ थे। मिसेज गौड़ के मुंह से जैसे शब्द नहीं निकल रहे थे। आंखें बस चारों दिशाओं में कुछ टटोल रही थीं, जैसे कुछ याद कर रही हों। कुछ याद तो आ रहा है। अक्सर घर में कोई सामान गायब सा हो जाता है और फिर मिल भी जाता है। पंखा कभी सीधा नाचता है तो कभी उल्टा। बल्ब जलने बुझने का खेल भी खेलते रहते हैं, पर कभी इस तरफ तो सोचा ही नहीं। आपकी बात सुनकर बहुत डर लग रहा है। अरे बाबा, अब क्या होगा हमारा? और इतना कहते कहते मिसेज गौड़ भय से थर थर कांपने लगी। चिंता मत कीजिए मिसेस गॉड, ये शक्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि पहुंचाना होता तो अब तक पहुंचा चुकी होती। वो तो बस अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना चाहती है। इसीलिए सर बीमार हैं और आप इलाज ढूंढती रही। आइए मेरे साथ। और ये कहते हुए सुरेश आगे आगे उनके बेडरूम की तरफ बढ़ गया। मिसेज गौड़ ठीक उसके पीछे ही खड़ी हो गईं। उस वक्त मिस्टर गौड़ नींद में कुछ बड़बड़ा रहे थे, जैसे किसी से माफी मांग रहे हों। मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, मत तंग करो। सुरेश ने पूछा। मिसेस गॉड, घर में गंगा जल है? जी अभी लाई। इतना बोल मिसेज गौड़ मंदिर की तरफ बढ़ी और गंगा जल की बोतल लाकर सुरेश के हाथों में थमा दी।
गंगाजल की कुछ बूंदें हाथ में लिए सुरेश ने मिस्टर गौड़ के पलंग के चारों ओर चक्कर लगाने शुरू किए। साथ ही साथ वो कुछ मंत्र भी बुदबुदा रहा था। हर कदम के साथ जल की कुछ बूंदें जमीन पर गिरती जा रही थीं। जैसे ही सुरेश के कदमों का चक्कर पूरा हुआ, मिस्टर गौड़ की आवाज खर्राटों में बदल गई। मिसेस गॉड, सर के ऊपर प्रेत का साया है। आप चिंता ना करें, मैं देखता हूँ कि मैं कर क्या सकता हूँ। और इतना बोल सुरेश दरवाजे की ओर बढ़ चला। दिन भर के काम के बाद शाम को फिर से सुरेश कोठी की ओर चला गया, ये देखने के लिए कि मिस्टर गौड़ की तबीयत आखिर अब कैसी है। सर कैसे हैं मिसेस गॉड? सुरेश, 1 साल के बाद इतनी गहरी नींद में पहली बार इन्हें इतने सुकून से सोते देखा मैंने। मैं किस तरह आपका शुक्रिया अदा करूं समझ नहीं आ रहा। रात में एक बार और पूजा करा दीजिएगा ताकि ये फिर से नींद में सो सकें। मैं रात को आऊँगा, अभी मुझे जाना होगा। इतना कहकर सुरेश अपने कमरे पर वापस आ गया। खाना खाने के बाद नहा धोकर सुरेश दोबारा कोठी पहुंचा। सर कैसे हैं? घुसते ही सुरेश ने सवाल किया और उसके इस सवाल के जवाब में मिस्टर गौड़ तपाक से बोले, सुरेश, कमला ने बताया मुझे। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी मदद की। जरा सोने से पहले एक बार फिर से वही प्रक्रिया दोहरा दीजिए। आज वाकई मुझे बड़ी शांति का अनुभव हो रहा है। जी बिल्कुल मिसेस गॉड, आप जरा गंगा जल के साथ 2 अगरबत्तियां भी ले आइएगा, और हाँ, माचिस भी। मिसेज गौड़ तुरंत मंदिर की तरफ बढ़ी और कहा गया सारा सामान ले आईं। सुरेश ने कुछ अगरबत्तियां जलाई, गंगा जल हाथ में लेकर फिर से वही प्रक्रिया शुरू की। चक्कर पूरा होने के बाद अगरबत्तियां पलंग के सिरहाने लगाकर सुरेश ने मिस्टर एंड मिसेज गौड़ से विदा ली। सुरेश अब अपने कमरे पर वापस आ गया और अपने कमरे का दरवाजा जैसे ही खोला, उसे वहां अजीब सी बदबू ने घेर लिया। कमरे में किसी की मौजूदगी साफ अनुभव की जा सकती थी, ऐसा जैसे कोई नाराज था उससे। सुरेश भीतर घुसा तो सामने मेज पर तंत्र की वो किताब पूरी तरह से फटी पड़ी थी, जैसे किसी ने पूरी ताकत से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए हों। सुरेश डरा तो नहीं, पर शंका जरूर हुई। शायद उस ताकत ने सुरेश का दिया चैलेंज स्वीकार कर लिया था। रात तकरीबन 1 बजे होंगे, दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने मिसेज गॉड खड़ी थी, बहुत बेचैन, घबराई हुई। अरे मिसेस गॉड, आप इतनी रात को, क्या हुआ? आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? सुरेश जल्दी करो, उनको सांस नहीं आ रही, बहुत तबीयत खराब हो गई है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। इंतजार मत कीजिए, एम्बुलेंस बुलाइए जल्दी। सुरेश कोठे की ओर भागता हुआ बोला। 25 मिनट के भीतर एम्बुलेंस दरवाजे पर खड़ी थी। सुरेश की मदद से मिस्टर गॉड को मिसेस गॉड ने एम्बुलेंस में लिटाया और खुद उनके साथ निकल पड़ा हॉस्पिटल के लिए। इमरजेंसी में मिस्टर गॉड को एडमिट कराया गया। अचानक से आई इस समस्या के लिए मिसेस गॉड जैसे बिल्कुल तैयार नहीं थी। घर में जेवर और कैश भी बिना ताले के पड़ा था। ऐसे में सुरेश से बेहतर विश्वास पात्र उनका आखिर कौन हो सकता था। उन्होंने घर की चाबियां उसे ही सौंप दी। सुरेश समझ चुका था उसकी अनुभवहीनता की वजह से ये नौबत आई थी, पर इसमें उसकी भी कोई गलती तो न थी। उसकी क्रिया की जोरदार प्रतिक्रिया थी ये। मिसेज गॉड ने सुरेश को नीचे ही गेस्ट रूम में सोने को बोला और जिम्मेदारी दी थी पूरे घर की। ग्लानि और शंका के मनोभावों से घिरा सुरेश
कोठी पर वापस आ गया। घर के दरवाजे को उसने अंदर से बंद किया और गेस्ट रूम में अपना सोने का इंतजाम करने लगा। अभी आंख लगी ही थी कि ऐसा लगा जैसे कोई आरी से छत काट रहा है। और यही सब सोचते हुए सुरेश बिस्तर से उठ खड़ा हुआ और हॉल की तरफ बढ़ गया। काटने की आवाज हॉल में और तेज थी, बिल्कुल साफ, जैसे आरी के पत्थर पर घिसने की आती है। सुरेश आड़ लेकर छत पर लगे लोहे के जाल को देखने लगा। सुरेश को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आवाज कभी धीमी पड़ती तो कभी तेज हो जाती, कभी अचानक आवाज की दिशा बदल जाती और कभी कुछ और होने लगता। अब यही आवाज किचन से आने लगी। सुरेश उठकर किचन की तरफ भागा तो आवाज मिस्टर गौड़ के कमरे से आने लगी। सुरेश इस आवाज का पीछा करते करते पूरे घर में दौड़ता रहा। कुछ देर में हर दिशा से वही आवाज गूंजने लगी। सुरेश वापस आकर अपने पलंग पर बैठ गया और धीरे धीरे वो आवाज खामोश हो गई। बेचैन सुरेश एकटक सामने के दरवाजे को देख रहा था कि एक साया तेजी से दरवाजे के बाहर से गुजर गया। सुरेश भागा तो देखा कोई भी हॉल में मौजूद नहीं था। सुरेश के रोंगटे अब खड़े हो गए थे और उसे इस घर में आना अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती लग रही थी। अब सुरेश को अपने हर तरफ किसी के खड़े होने का एहसास लग रहा था। पूरी रात दहशत और डर में बीत गई। सुबह हुई, ऑफिस में थोड़ा सुकून तो मिला, पर दिन गुजरकर रात का साया फिर से उस कमरे पर आकर रुका था। आज की रात अजीब सी शांति थी। माहौल बदलने के लिए सुरेश ने रेडियो चला दिया। रात के 10 बजे थे। रेडियो चलते चलते अचानक से जैसे खामोश हो गया और स्पीकर से किसी के फुसफुसाने की आवाज आने लगी। सुरेश ने कान लगाकर उस आवाज को सुना। लगभग कुछ मिनटों तक इसी सुर में पुकारता रेडियो बंद हुआ और फिर एक नए गाने के बोल के साथ बोल पड़ा। पर आवाजों का दौर थमा नहीं। रात के सन्नाटे में सिक्के खनकने की आवाज भी अब शामिल हो गई थी। कभी वो खनक भीतर के कमरे से आती तो कभी बाहर गैलरी से। दिशाएं बदल बदल कर हर जगह बस सिक्के खनक रहे थे। तभी सुरेश के कान में एक आवाज गूंजी, भाग जा, नहीं तो तू भी मारा जाएगा। सुरेश डर के मारे झटके से उठ बैठा और निगाहें आवाज को ढूंढने लगी, पर वहां कोई नहीं था। तभी सुरेश की नजर किचन की खिड़की पर गई। एक सफेद साड़ी पहने साये से वो रूबरू था। सुरेश चिल्लाया, आंख में चौली खेलोगी या कुछ बोलोगी भी? सुरेश के इतना कहते ही कमरा शांत हो गया, जैसे दूर से मुआयना करा जा रहा हो उसका। सुरेश की आंखें भी कमरे के हर कोने को ताड़ रही थीं। कमरे के सन्नाटे को चीरती सिक्कों की खनक धीरे धीरे कमरे की तरफ बढ़ती जा रही थी। अब उस औरत के कदम सुरेश से 1 फुट की दूरी पर आकर ठहर गए। सफ़ेद साड़ी पहने औरत की नज़र सुरेश को ही देख रही थी। सुरेश ने घड़ी की तरफ देखा तो रात के 1 बज रहे थे। वो मौन वहीं बैठा हुआ था, बस दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे थे। तभी वो औरत सुरेश की तरफ झुकी और ठीक कान के पास आकर धीरे से फुसफुसाई, भाग जा, नहीं तो तू भी मारा जाएगा। यहाँ खजाना गड़ा है। और इतना कहकर सीधी खड़ी हो गई।
सुरेश को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे कि अचानक उसके मुंह से निकल गया। कहाँ? सुरेश के इस सवाल के बाद औरत के चेहरे पर एक अजीब सी मायूसी और उदासी छा गई। वो बोली, ऐसे नहीं बताऊंगी, पहले तुझे एक वादा देना होगा। कैसा वादा? कि तू मेरा एक काम करेगा। बिना काम जाने कैसा वादा? सुरेश इतना कहते कहते अपना हाथ उस औरत की तरफ बढ़ाने लगा। जैसे ही सुरेश का हाथ बढ़ा, अगले ही पल वो औरत गायब हो गई। सुरेश के कानों में उस औरत की आवाज़ अभी भी गूंज रही थी, खजाना गड़ा है, धीरे धीरे, भाग जा, जोर जोर से। भाग जा, खजाना गड़ा है, भाग जा, भाग जा। इन्हीं सब घटनाओं के बीच सुरेश लगातार सोचने लगा, आखिर ये औरत कौन है, क्या चाहती है। सुरेश को ये सोच बेचैन कर रही थी। घबरा कर वो उठा और कमरे में चहलकदमी करने लगा। कोई तो रिश्ता है इस खजाने वाली औरत और इस घर के बीच। हाँ, इसका मतलब खजाना इसी घर में मौजूद है, पर कहाँ? और वो औरत चाहती क्या थी? आखिर कौन सा काम करवाना चाहती थी वो मुझसे? नहीं, बिना काम जाने मुझे हाँ नहीं बोलना चाहिए था। प्रेत है, क्या पता मेरा शरीर ही मांग ले। इसी उलझन के बीच चलते चलते सुरेश के कदम कभी रुकते, कभी आगे बढ़ जाते। तभी सुरेश ने सामने की दीवार की ओर नजर की। उसे ऐसा लगा जैसे पेंसिल से किसी ने खजाना लिख दिया हो, पर जैसे ही सुरेश उसके पास गया, वो शब्द गायब हो गए। अब की बार पलटा तो सामने वाली दीवार पर एक और शब्द लिखा था, वादा। सुरेश जोर से चिल्लाया, बिना काम जाने मैं हाँ नहीं कहूँगा। उधर से कोई जवाब नहीं आया, पर कमरा जैसे उसे देख रहा हो, जैसे दीवारों के भी आंखें निकल आई हों। सुरेश थक कर अपने पलंग पर वापस आ गया और बैठकर सोचने लगा। आज ये दूसरी रात थी जब उसे नींद नहीं आ रही थी, लेकिन सुरेश इस पूरे उलझन को सुलझा लेना चाहता था। सुबह होते ही सुरेश इस बात को तय कर चुका था कि चाहे कुछ भी हो, आज तो वो सारे भेद खोल कर रहेगा, सारे राज जान कर रहेगा। आज वो बैंक भी नहीं गया और बस इंतज़ार करने लगा कि जल्द से जल्द शाम ढले। आखिरकार शाम ढल गई और सुरेश अपने आप को रात होते होते हर हाल का सामना करने के लिए तैयार कर चुका था। खाना खाकर सुरेश उस औरत का इंतज़ार करने लगा। बार बार बेचैनी के साथ घड़ी को देखता, कभी बैठ जाता, कभी टहलने लगता। रात ढलती जा रही थी, पर आज खामोशी थी। न तो आरी की आवाज़ आई और न ही सिक्कों की खनक। दीवारों पर भी कोई संदेश आज नहीं उभरे। लगता है ये सिलसिला खत्म हो गया। शायद मेरी बात को उसने ना के तौर पे स्वीकार कर लिया। इसी सोच के साथ दिन की थकान ने उसे सोने पर मजबूर कर दिया। कुछ ही देर में सुरेश ने खुद को उसी घर में खड़ा पाया। ये घर तो वही था, पर दृश्य बिल्कुल अलग था। ऐसा जैसे ये सालों पहले का घर हो। कमरे में लाइटों की जगह मशाल जल रही थी, लकड़ियों के चिटकने की आवाज़ आ रही थी। एक और बड़ी सी खिड़की, बैठक में सोफे की जगह दीवान। ऐसा लगा जैसे सुरेश अपने पिछले जन्म में पहुंच गया हो। सुरेश ने खिड़की से बाहर झांका तो सामने एक इमारत पर यूनियन जैक लहरा रहा था। घोड़ों पर 2 गोरे सैनिक गश्त लगा रहे थे और हर दुकान पर पूछताछ कर रहे थे। तभी दरवाज़ा जोर से खटका। भीतर से एक औरत निकल कर आई और दरवाज़ा खोला। डाकू के भेष में एक शख्स भीतर जबरदस्ती घुस आया। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहती हो तो मुझे घर में छुपा लो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। भीतर आते ही बोल पड़ा, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसी बीच आंखें मलते हुए एक 4 साल का छोटा सा बच्चा आता है।
माँ माँ, कौन आया है माँ? बच्चे की आवाज सुन डाकू एक कुटिल मुस्कान मुस्कुराता हुआ कहता है, अरे रे 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 रे, मेरा बेटा कैसा है? मैं तुम्हारा चाचा हूँ, भूल गए? जब मैं पहले आया था ना, तब तुम बहुत छोटे थे। चलो, आज मैं तुम्हें अपने साथ सुलाता हूँ और माँ हमारे लिए कुछ खाने को भी लेकर आएगी। तब तक तुम मेरी हिफाजत में हो। और ये कहते हुए डाकू रतन सिंह बच्चे को कमरे में लेकर चला जाता है। सुरेश ने उस औरत पर नजर दौड़ाई। ये क्या? ये तो वही औरत है जो रात को उसे दिखी थी। और ये डाकू रतन सिंह आखिर कौन है? डाकू रतन सिंह जैसे ही आगे कमरे में बच्चे को लेकर जाता है, तभी दरवाजा फिर से खटकता है। इस बार दरवाजे पर अंग्रेजी सिपाही थे। मैडम कोई आया तो नहीं यहाँ पे? नहीं, किसे खोज रहे हैं आप लोग? डाकू रतन सिंह को। साहब की बेटी और पत्नी का कत्ल करके पैसे लूटकर भाग निकला है वो मशहूर डाकू रतन सिंह जिसके सर पर सरकारी इनाम है, वो यहाँ क्यों आएगा? जमींदार की विधवा हूँ, मैं काट नहीं डालूंगी उसे। ठीक है, परेशानी के लिए माफी चाहेंगे आपसे। आप खिड़की और दरवाजे अच्छे से बंद कर लीजिए। इसी इलाके में देखा गया है वो। और इतना बोल वो दोनों ही सिपाही वापस लौट गए। उनके जाते ही उमा देवी के कदम कमरे की तरफ बढ़ चले। सुरेश भी पीछे पीछे चल पड़ा। कमरे में पहुंचते ही उमा देवी गंभीर थीं और रतन सिंह को बाहर आने को बोला। रतन सिंह के बाहर आते ही वो जोर से चीखी, कत्ल करके आए हो तुम? तू चला जाओ यहाँ से। अरे चला जाऊंगा, पर ये खजाना तो छिपा दूं, और अगर ज्यादा बोली ना तो तेरे बच्चे को भी मार डालूंगा। रतन सिंह की इस धमकी के बाद उमा देवी कुछ देर तो चुप खड़ी रही, फिर सोच कर बोली, ठीक है, जा उधर तहखाने में छिपा दे। रतन सिंह सारा खजाना तहखाने में छिपा रहा था। तभी कमरे से उमा देवी का बेटा बाहर आया और माँ माँ कहते हुए रोने लगा। सुरेश ये सब अपनी आंखों से देख रहा था, जैसे जैसे उसके सामने कोई फिल्म चल रही हो। उसने आवाज देनी चाहिए, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे सुना ही न हो। बच्चे की माँ शब्द की पुकार बढ़ती जा रही थी। उमा देवी ने प्यार से बच्चे को गोद में उठाया। अरे अरे मेरे लाल, रोते नहीं हैं। और दूसरे कमरे में चली गई। उसके जाते ही रतन सिंह कमरे में गया और बोला, खबरदार, जो उस खजाने के बारे में किसी को भी बताया तो, नहीं तो तेरे बच्चे और तेरी खैर नहीं, समझी? मैं फिर आऊंगा और अपना खजाना वापस लेकर जाऊंगा। और इतना बोलते ही रतन सिंह दरवाजे से बाहर निकला। कुछ ही समय बाद गोलियों की आवाज आई। फिर सन्नाटा पसर गया। सुरेश ने खिड़की से झांका तो देखा कि कुछ दूर पर घर के बाहर लोगों का मजमा लगा हुआ है। उमा देवी भी भागकर खिड़की पर आई और जोर से चीखी, अरे ये क्या हुआ? तभी चौकीदार की आवाज आई, मालकिन, डाकू रतन सिंह मारा गया। और इसी आवाज के साथ अचानक सुरेश की आंख खुल गई। ये था तो सपना, पर शायद सच, वही सच जिसे वो जानना चाहता था। अब उसे ये भी मालूम था कि खजाना कहाँ है। एक ख्याल उसके मन में जरूर आया कि उसी जगह जाकर उन पैसों को निकाल ले, पर जिस पैसे की वजह से उमा देवी और डाकू रतन सिंह प्रेत योनि में भटक रहे हैं, उसे लेकर वो शांत कैसे बैठ सकता था। पर एक सवाल अभी भी अनसुलझा था कि आखिर उमा देवी उससे क्या चाहती हैं। यही सब सोचते हुए सुरेश एक बार फिर से नींद के आगोश में था। सुबह उठा, तैयार होकर ऑफिस पहुंचा। शाम के 4 बजे कोठी पर वापस आया, तभी देखा कि एक गाड़ी कोठी के आगे रुकी और अपने कदमों पर चलते हुए मिस्टर गॉड ने गेट खोला। सुरेश काम छोड़कर उनकी तरफ बढ़ लिया, उनको अंदर ले गया और हालचाल पूछने लगा। सुरेश, जानते हो क्या हुआ? अचानक से इनकी तबीयत में सुधार आना शुरू हो गया और आज सुबह सुबह डॉक्टर ने डिस्चार्ज भी कर दिया।
भगवान की दुआ से अब एकदम स्वस्थ हैं ये। मिसेज गौड़ के चेहरे पर खुशी साफ देखी जा सकती थी। तभी सुरेश ने उनसे पूछा, चलिए मैं अपना सामान ले लेता हूँ और कुछ बात भी करनी है आपसे। जी जी बिल्कुल कहिए। वैसे कोई तकलीफ तो नहीं हुई आपको घर में? सुरेश हंसा और बोला, कुछ खास तो नहीं, पर एक राज ज़रूर पता चला है। बात करते करते तीनों उसी जगह आ पहुंचे जहां सुरेश सोया करता था, यानी कि गेस्ट रूम। उसके बिस्तर पर एक कागज फड़फड़ा रहा था। सुरेश आगे बढ़ा और उसने वो कागज उठा लिया। बेटा, तुम कहानी जानते हो मेरी, पर किसी को पूरा सच मत बताना। सही समझा तुमने, वो पैसा ही है जिसने मुझे प्रेत योनि में बांध कर रखा है। इस पैसे का किसी अच्छे काम में उपयोग हो जाए तो मुझे इस योनि से मुक्ति मिल जाएगी। इस घर में जो भी आया वो मेरे इशारे नहीं समझता था। तुम पहले इंसान हो जिसने बुलाया मुझे। वो पैसा निकाल लो और किसी अच्छे काम में लगवा दो, ताकि मुझे और इस घर के लोगों को रतन सिंह से मुक्ति मिल जाए। क्योंकि जब तक ये पैसा है, इस घर में रतन सिंह किसी को चैन से जीने नहीं देगा। मुझे आज भी याद है वो रात जब रतन सिंह मारा गया था, लेकिन उस रात ने हम सब की जिंदगी बदल कर रख दी। वो तो चला गया, लेकिन उसकी आत्मा हर रोज रात को दस्तक देती है। मैं उस घटना के बाद इतना डर गई कि किसी से कुछ नहीं बोला, और कुछ दिनों बाद मुझे भी लकवा मार गया। मेरे बोलने और चलने फिरने की शक्ति चली गई। लेकिन किसी तरह से मैंने अपने बेटे को अपने रिश्तेदार के यहाँ भिजवा दिया। लेकिन आज भी वो मेरे परिवार के पीछे पड़ा हुआ है। मैंने कई बार इशारों से समझाना चाहा, लेकिन किसी को भी समझ में नहीं आया। तुम ही थे जो मुझे साहस करके समझ पाए। लेकिन ये घटना किसी और को नहीं बताना, नहीं तो लोग डर जाएंगे। ये महज एक कागज नहीं था, जैसे किसी ने खत लिखा हो। खत भी सुरेश के नाम। सुरेश ने वो चिट्ठी अपने मुट्ठी में बांध लिया। सुरेश को ऐसा करते देख मिस्टर गौड़ ने पूछा, ये क्या है सुरेश? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बस एक रफ वर्क है। सुरेश इससे ज़्यादा उन्हें बता भी क्या सकता था। तभी मिस्टर गौड़ ने सुरेश से एक बार फिर से एक सवाल किया। आप मुझे कुछ बताने वाले थे? जी, दरअसल आपके तहखाने में बाईं तरफ की दीवार के किनारे जहाँ लाल निशान लगा है ना, वहाँ एक खजाना गड़ा है। उसी की वजह से उमा देवी जी प्रेत योनि में फंसी हुई है और उनकी आत्मा मुक्ति चाहती है। आप उस पैसे को निकाल कर उससे मंदिर बनवा दीजिए, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। और सुरेश ये सब कुछ बेहिचक बोल गया। वैसे उमा देवी और आपका रिश्ता क्या है? सुरेश की बात सुन मिस्टर गौड़ के चेहरे पर अजीब से भाव आ रहे थे, जैसे सवाल और संवाद के बीच फंसे व्यक्ति के चेहरे पर आते हैं। और ये सब कुछ सुनकर मिस्टर गौड़ अचानक कह उठते हैं, वो मेरी माँ थी। और अब तीनों लोग खड़े थे। मिस्टर गौड़ का वो जवाब था। सभी सन्न थे, पूरे कमरे में खामोशी थी। सारे सवालों का जवाब अब सामने था। आप सुन रहे थे ENC सिने ओरिजिनल्स प्रेजेंट्स खामोश आवाजें। आज की कहानी थी खजाना। ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल ENC सिने ओरिजिनल्स। नई कहानियों को सुनने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।